तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज नमस्कार के सर। इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है। और बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं फटाफट। वाह, काफी साथी। स्नेह प्रसाद जी जगह हैं, रामपाल जी एकदम बिल्कुल पढ़ने के पूरे मूड में है ना। मैं तो बस देखने आ जी गया कि सर। कितने लोग जगह हैं। आज जो है कई साथी जो हैं सफ़र कर रहे हैं और अपने कल होने वाले एग्जाम्स के लिए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। उन साथियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी उनको कृपा करेंगे। और जो भी आराध्य देव, जो भी भगवान मानते हैं, आप आपके साथ रहेंगे और कल आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। क्योंकि जो भी लक्ष्य और जो भी मिशन आप अपने जीवन के लिए लेके जा रहे हैं वो समाज कल्याण के लिए है। क्योंकि बैंक में जब आप सर्विस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समाज के हितों की रक्षा करते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना बलिदान देते हैं, अपना पूरा जो सर्वस्व न्यौछावर करते हैं समाज के लिए। तो इस कार्य में भगवान की शक्ति हमें जरूरत होती है। और ये शानदार तस्वीर कैसा लग रहा है स्नेह प्रसाद जी? कितना बढ़िया लगता है ना। एक नया अंकुर आता है, एक नया जीवन आता है और एक नया जो उम्मीद होती है, एक नई आशा होती है, नई मंजिल होती है, नए इरादे होते हैं, नए वादे होते हैं। और आपकी जो मेहनत है उस नयापन के साथ एक नई दिशा को जाते हैं और नई मंजिल को आप पाते हैं तो कैसा लगता है। उसके प्रति जो आशा और उत्साह होता है वो कहीं ना कहीं हमें आकर्षित करता है। तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लॉगिन सेक्शन में डले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ। और चाह रहा था कि बहुत जल्दी लाइव आऊँ, लेकिन काफ़ी देर 10:30 बजे तो घर आया था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो हमारे साथी जग रहे होंगे, राजेश जी को उठाते हैं। तो राजेश जी आ गए, है ना। चाय पानी की व्यवस्था करेंगे, है ना। लाल वाली चाय भी चलेगी। तो क्योंकि जब पढ़ाई करते समय हम लोग कैसे रात को पढ़ते थे, जब नींद आती थी तो स्नेह प्रसाद जी को बोलते थे चलो रेलवे, क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ तो चाय जरूर मिलेगी, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ सवालों पे। तो सीधे सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे सवाल जो हैं, जो आने की संभावनाएं रहती हैं, उन पर चर्चा करेंगे। फिर कुछ सवाल जो है आपके ग्रुप में मैं साझा कर दूंगा। पहला सवाल जो कल आएगा, है ना, ये है इंचोट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। व्हाट इज इंचोट इंस्ट्रूमेंट? तो आप लोग चैट बॉक्स में जरा टाइप करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। गोविंद सिंह जी नमस्कार कहते हैं। स्नेह प्रसाद जी जय माता दी कहते हैं। विजय रजक जी। तो यहाँ पर ये सवाल काफी जो है आने की इसकी संभावना है। व्हाट इज इंचोट इंस्ट्रूमेंट? इंचोट इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़िया बता रहे हैं। इंचोट इंस्ट्रूमेंट है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है और इसकी व्याख्या जो है एनआई एक्ट के अंडर सेक्शन 20 में किया गया है। और ये जो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से जुड़ा हुआ सवाल जो पूछता है तो आपका ऑप्शन दिया रहता है इनकम्प्लीट चेक। आधा अधूरा चेक जो होता है वो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और भी पूछा जाता है कि इसको कौन जो है कंप्लीट कर सकता है। तो कौन कंप्लीट कर सकता है? यहाँ जितने लोग भी सेशन अटेंड कर रहे हैं वो सभी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो जो होल्डर है, उसका जो होल्डर है जिसके पास है, मतलब ये चेक है, इंचोट चेक्स है, इनकम्प्लीट चेक्स है, अगर ये स्नेह प्रसाद जी के पास गया तो वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? होल्डर हैज द राइट टू कंप्लीट इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। तो जो होल्डर है वो उसको कंप्लीट कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। लोन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी up to how much rupees is classified under priority sector under ancillary activities? तो जो प्रियरिटी सेक्टर है, प्रियरिटी सेक्टर में एक एग्रीकल्चर एरिया होता है। एग्रीकल्चर के 3 पार्ट होते हैं, एक फार्म एग्रीकल्चर होता है, एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक एंसिलरी सर्विसेज होते हैं। तो एंसिलरी सर्विसेज में जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एग्रो फूड इंडस्ट्री है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जो हैं, ये जो चीज़ें हैं इनके लिए लिमिट डिसाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दिया जाता है
एग्रीकल्चर एंसिलरी सर्विसेज के लिए, तो प्रियॉरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन के लिए मैक्सिमम जो लोन है वो कितना होगा। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता कैसे है, बहुत सारे लोगों को उनमें सदस्य बनाया जाता है और उन्हीं के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एक्सपर्टाइज लोग हैं उसी का मार्केटिंग करके उसको अधिक दामों में बेचते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो लोन है वो मैक्सिमम होगा कितना, 5 करोड़ होगा। 5 करोड़ अंडर पीआरटी सेक्टर लैंडिंग होगा। और ये जो 2 करोड़ लिख रहे हैं, ये 2 करोड़ जो है ये किसके लिए है, कॉरपोरेट क्लाइंट के लिए है। कॉरपोरेट कस्टमर हैं और डायरेक्ट एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनके लिए लिमिट है 2 करोड़। तो एग्रीकल्चर के लिए जो लिमिट में जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, मैं आपको लिमिट बता दे रहा हूँ। पहला इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है आपको, वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट जो लोन होगा वो मैक्सिमम कितना होगा। जरा टाइप करके बता दीजिए वेयर हाउस में कितना होगा। अगर निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है तो 75 लैक्स, और सवाल यही है आएगा, है ना। दूसरा महत्वपूर्ण है कि फर्म एग्रीकल्चर में जो लोन दिए जाते हैं उनमें कोई सीलिंग है क्या। तो डायरेक्ट खेती करने के लिए इंडिविजुअल कस्टमर को कोई सीलिंग नहीं है। अगर हमारे स्नेह प्रसाद जी हैं, ये 1000 करोड़ का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने आते हैं तो भी उनको हम दे देंगे, बशर्ते उनको 1000 करोड़ का किसान क्रेडिट लेने के लिए उनके पास जमीन होना चाहिए। पूरा झारखंड एरिया उनका ही है ना। कौन सा जाम ताड़ा की क्या ताड़ा बता रहे थे, तो पूरा एरिया जो है अगर वो खेती करना चाहेंगे तो जो वहाँ के जिला में जो फसल के लिए जो स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड किया है, अगर वो 1000 करोड़ के आसपास होता है तो 1000 करोड़ भी दे देंगे। तो क्या होगा, वो एग्रीकल्चर का इलाका होगा अगर खुद किसान है तो। इंडिविजुअल किसान को जो लोन देंगे उसमें कोई सीलिंग नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट किसान है उनके लिए सीलिंग है, वो 2 करोड़। और दूसरा बात जो होता है आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम जो कितना है 100 करोड़ पर बारोवर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रूरल गोडाउन हो गया, मार्केट यार्ड हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, तो 100 करोड़। और फिर उसके बाद महत्वपूर्ण है लोन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 5 करोड़ है। और आपका आता है लोन टू एग्रो फूड इंडस्ट्री, तो लोन टू एग्रो फूड इंडस्ट्री कितना है, लोन टू एग्रो फूड इंडस्ट्री 100 करोड़ पर बारोवर मैक्सिमम, जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। और एक होता है एग्रीकल्चर स्टार्टअप, जो उसकी भी आने की संभावना है। एग्रीकल्चर स्टार्टअप में कितने करोड़ का लोन होगा, ये नया इंट्रोड्यूस किया है कि कोई भी स्टार्टअप है जो स्टार्ट करना चाहता है अपना, तो उसके लिए जो एग्रीकल्चर में प्रियॉरिटी सेक्टर के गाइडलाइन के तहत उसकी लिमिट दी गई है 50 करोड़। तो ये जो है एग्रीकल्चर के आपके लिमिट हैं, जो सीलिंग है, मैक्सिमम सीलिंग प्रियॉरिटी सेक्टर के लिए। अब बात करते हैं, अगला है वीकर सेक्शन, है ना। वीकर सेक्शन है, देखो माता राम हाथ जोड़ी हुई है तो उनको भी प्रणाम करना है ना माता जी को। तो वीकर सेक्शन ज्यादातर हमारे जो ग्रामीण बैंक के साथी हैं जो काम करते हैं वीकर सेक्शंस के इलाके में काम करते हैं। तो व्हाट इज द टारगेट फॉर वीकर सेक्शन एडवांसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फॉर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए पूछा गया है कि वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है, क्योंकि वीकर सेक्शन के टारगेट में बढ़ोतरी की गई है। और वीकर सेक्शन का जो टारगेट है वो सभी साथी तो बहुत अच्छा दे रहे हैं। वीकर सेक्शन का शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए है 12%, कितना है 12% है। और जो ग्रामीण बैंक है उनके लिए है 15%। और ये जो 12% है, ये 12% स्टेज वाइज है, ईयर वाइज है, क्योंकि पहले ये कितना था 10% था, फिर 11%, 11.5% और 12% में हुआ। तो ये पूछा गया 23-24 में कितना होगा, तो ये होगा 12% ऑफ द ANBC CEOEB विच एवर इज हायर। ANBC का मतलब होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और CEOB का मतलब होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो यहाँ पर 12% है। अब आता है ये एक सवाल जो है इनमें से जुड़ा हुआ आएगा डेफिनेशन से। Enterprises where the investment in the plant and machinery is up to rupees 1 crore and the turnover in the account is rupees 5 crore, then it
will be classified as micro enterprises, small enterprises, medium enterprises या none। तो यहाँ पर एक कंपोजिट क्राइटेरिया दिया गया है नए एमएसएमई के डेफिनेशन में, जिसमें अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी में अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और टर्नओवर अगर 5 करोड़ का है तो वो कहलाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएगा। तो आपको याद क्या रखना है? 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़ याद रखना है। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ और उसका 5 गुना कर दोगे तो टर्नओवर हो जाएगा। आपको याद रखना है इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये जो फैक्ट्री दिख रहा है ना अपना स्नेह प्रसाद, ये फैक्ट्री, अगर इस फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्लांट में या मशीनरी में इन्वेस्टमेंट मतलब उसकी लागत, उसमें इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ तक का है तो माइक्रो कहलाएगा। और इस फैक्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है तो स्मॉल कहलाएगा। इस फैक्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का है तो मीडियम कहलाएगा। और आपको टर्नओवर याद करने की जरूरत नहीं, 5 गुना कर देना हर चीज में, है ना। 1 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है तो टर्नओवर 5 करोड़, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो टर्नओवर 50 करोड़ और 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो टर्नओवर 250 करोड़। तो 3 कैटेगरी हुआ। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम। तो ये क्राइटेरिया आपका क्लियर हो गया। इसमें से कोई भी सवाल आएगा आप बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। अंडर पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम in CTS, banks shall enable for its account holder issuing checks for amount how much and above. While availing this facility, the discretion of the account holder, banks may consider making it mandatory in the case of check for amount how much and above. रिजर्व बैंक ने एक पॉजिटिव पे मैकेनिज्म की शुरुआत की, उसके लिए एक इनिशियल अमाउंट रखा है और बैंकों को एक डिस्क्रिशन पावर दिया गया है कि किसके ऊपर जो है ये मैंडेटरी करेंगे। तो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के तहत क्या दिया गया है? 50,000 से ऊपर के जो चेक हैं उनमें पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लागू किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ बैंकों को एक डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, उनको डिस्क्रिशन है, उनके विवेकाधीन अधिकार के तहत है कि वो एक कितने रुपए के चेक को मैंडेटरी करेंगे इसमें पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में। तो उसका आंसर है ₹5 लाख। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये आपके स्क्रीन पर है। एज पर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, मैक्सिमम सिंगल काउंटर पार्टी इंडिविजुअल एक्सपोजर इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर इस कितना है? तो एज पर लार्ज एक्सपोजर, यहाँ पर लार्ज एक्सपोजर के लिए क्या होता है कि कोई भी जो लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क रहेगा, अगर वो आपके बैंक के कैपिटल बेस का 20% अब द टायर 1 कैपिटल का एक्सपोजर होगा तो वो लार्ज एक्सपोजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो लार्ज एक्सपोजर कहलाएगा। और आप इसमें अभी देखिए LFAR आप लोग डालते होंगे तो उसमें इसका जिक्र होता है। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत जो अकाउंट होंगे उनकी एंट्री करेंगे। अगला आपका इंपॉर्टेंट है जो सभी प्रमोशन एग्जाम में आता है, वो देखिए। When Garnesi order received in account, then banker and customer relationship is what type of relationship is in case of Garnesi order received in the account? अगर किसी खाते में गार्नेसी ऑर्डर मिलता है तो बैंकर और कस्टमर का क्या रिलेशन बनता है, ये सवाल पूछा गया है। तो गार्नेसी ऑर्डर जब मिलता है तो बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप होता है वो डेटर एंड जजमेंट डेटर। तो बैंकर जो है डेटर हो जाएगा और कस्टमर जो होगा वो जजमेंट डेटर हो जाएगा। तो ये सवाल काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि साधारणतः जहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट होता है या जहाँ पर बैलेंस अवेलेबल है वहाँ पर वो गार्नेसी ऑर्डर जो है रिसीव होता है तो वहाँ लागू होता है। अगर डिपॉजिट बैलेंस है तो उसमें जो रिलेशनशिप होता है बैंकर जो है डेटर होता है और कस्टमर जो है जजमेंट डेटर होता है। लेकिन जहाँ गार्नेसी ऑर्डर रिसीव हो गया तो वहाँ पर बैंकर डेटर होगा, कस्टमर जो है जजमेंट डेटर
हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये देखिए, यहाँ पर पूछा गया नो मार्जिन एंड नो कोलेटरल सिक्योरिटी टू बी टेकन इन एग्रीकल्चर एडवांसेज अप टू हाउ मच रुपीज। क्या पूछा गया है? नो मार्जिन एंड नो कोलेटरल सिक्योरिटी, और ये बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन हमेशा ये पूछा जाता है और कल भी इसके आने की पूरी संभावना है। ये है ₹1,60,000। 1,60,000 इसका सही उत्तर है। 1,60,000 रुपए तक की अगर एग्रीकल्चर फाइनेंस किए जाते हैं तो उसमें किसी प्रकार की मार्जिन और कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगला सवाल। Which type of customer is not eligible for getting the debit card? निम्नलिखित में से कौन से कस्टमर को डेबिट कार्ड नहीं दिया जा सकता है? जरा कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दीजिए। वैसे कौन, आजकल तो डिजिटलाइजेशन है, लेकिन ऐसे कुछ कुछ खाते हैं जहां पर डेबिट कार्ड नहीं दिए जाते हैं। किसमें नहीं दिए जाते हैं? जॉइंट अकाउंट विथ जॉइंटली ऑपरेशन। अगर जॉइंट अकाउंट है और जॉइंटली ऑपरेशन है तो डेबिट कार्ड नहीं देंगे। अदरवाइज हम अगर जॉइंट अकाउंट जॉइंटली ऑपरेटेड है, एटीएम कार्ड दे देंगे तो स्नेह प्रसाद तो अकेले जाएंगे और पैसा निकाल लेंगे, फिर उसमें लाइबल हो जाएंगे बैंक, क्योंकि मैंडेट उन्होंने दिया था कि हमको दोनों को एक साथ पैसा देना। तो दोनों को एक साथ पैसा देना है, मतलब उसमें दोनों का उपस्थित होना जरूरी है। तो ये जो है, इस अकाउंट में एटीएम कार्ड इशू नहीं किया जा सकता। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अगर किसी ने कोई हाउसिंग लोन लिया है या कोई लोन लिया जिसमें उनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज के तौर पे रखी गई है और वो लोन को पूरा चुकता कर देते हैं, तो कितने दिनों के अंदर, कितने दिनों को, ये लिखा है दोनों को एटीएम आ जाएगा, लिखते हैं। कौन है? अमरदीप जी बोलते हैं दोनों को एटीएम आ जाएगा। फिर दोनों को एटीएम आ जाएगा तो आइदर सर्वाइवर हो जाएंगे ना, है ना। हमारे स्नेह प्रसाद जी समझ गए बात को। अगर दोनों को एटीएम आ गया तो स्नेह अकेले निकालना ही नहीं देना है, दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं वो आइदर सर्वाइवर में, लेकिन जहां जॉइंटली ऑपरेटेड है ना वो बनना नहीं देना एटीएम। हाँ। अब बात करते हैं, अच्छा दोनों कोई एटीएम जाएगा बोल रहे हैं, नहीं नहीं उसमें भी पॉसिबल है नहीं। ये इसके लिए फिर सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा, हाई हाई सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा। हमारे स्नेह प्रसाद जी तो उसी के पीछे लगा रहेगा, उसके घर में ही रह जाएगा, वो तो बैंक जा ही नहीं पाएगा। कि क्यों? वो इंश्योर करेगा कि दोनों एटीएम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छी बात है, हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। यहाँ पर सवाल देखो, ये सवाल काफी अच्छा भी सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। The bank is committed to returning title deeds of mortgage property within how many days of repayment of the all dues? अगर कोई ड्यूज पेड कर देते हैं तो टाइटल डीड जो उनकी प्रॉपर्टी के पेपर हैं कितने दिनों के अंदर लौटा देनी चाहिए? कितने दिनों के अंदर लौटाते हैं वैसे, है ना स्नेह प्रसाद जी? तो ब्रांच में तो बहुत शिकायत आती है इसकी कि सर हमने पूरा लोन लौटा दिया लेकिन हमारे प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको विद इन 15 डेज ऑफ द रीपेमेंट ऑफ ड्यूज इनको लौटा देना चाहिए विद इन 15 डेज। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कल के प्रमोशन एग्जाम के लिए। वो है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स ओवर काउंटर बैंक द इंसेंटिव प्रोवाइडेड इज हाउ मच रुपीज पर बैग बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अगर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं काउंटर पे तो पर बैग कितना रुपए का कमीशन है? और पर बैग जो कमीशन है वो है ₹65 पर बैग। और रूरल एरिया में, जहाँ ग्रामीण एरिया में, जैसे हमें स्नेह प्रसाद जी जामताड़ा में अगर बांटेगा तो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। ये जामताड़ा जाना पड़ेगा देखने, है ना। फिर उनको स्नेह प्रसाद जी को फोन करेंगे, वो गाड़ी लेके आएगा, फिर जाएंगे उधर देखने। चलिए, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन ओवर काउंटर बैंक ये होगा 65 रुपीज, बिल्कुल याद कर लीजिए 65 रुपीज ये आएगा, और 10 रुपीज फॉर रूरल एरिया। हालांकि ये ऐसा नहीं पूछा गया कभी भी अभी 2 सालों में कि 10 रुपीज एक्स्ट्रा, केवल ये 65 रुपीज वाला पूछा गया था, क्योंकि उसके लिए भी वो ऑडिटर से साइन करके देना पड़ता है। ये हुई ना बात, कैसा लग रहा है ये वाला सीन, है ना।
ये तो अपने करेंसी चेस्ट का फोटो है ना। करेंसी चेस्ट में ऐसे ही नोट रहते हैं, और आजकल तो वैसे ये गुलाबी नोट पता नहीं किधर चले गए हैं, बट किसी के घर का भी हो सकता है फोटो, तो ये सस्पेंस रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सवाल पूछा गया है कि अगर करेंसी चेस्ट में लेन देन करते हैं तो कम से कम कितनी राशि का लेन देन करना चाहिए। As per RBI guideline, currency chest transaction, the minimum amount of deposit and withdrawal from the currency chest will be how much rupees, and thereafter in the multiple of how much rupees। अगर करेंसी चेस्ट में लेन देन करने जाना है आपको, आप शाखा में काम करते हैं, आपका पैसा जमा करने जाना है करेंसी चेस्ट में, तो कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। इसीलिए आप देखे होंगे जैसे आसपास के जो ब्रांच हैं उनमें सॉइल नोट जमा करना है करेंसी चेस्ट में, तो कभी भी 1 लाख नहीं होता है। ये अपना स्नेह प्रसाद रखा होगा 15,000, राजेश भाई रखे होंगे 10,000, तो करते हैं सब जगह इकट्ठा कर लो, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगा, तो करेंसी चेस्ट में जाके जमा कर देंगे, क्योंकि वो तो कम, उससे कम जो है लेंगे नहीं। तो मिनिमम ट्रांजेक्शन इन करेंसी चेस्ट डिपॉजिट और विड्रॉल विल बी 1 लाख रुपीज, एंड देयर आफ्टर इन द मल्टीपल ऑफ 50,000। 1 लाख रुपए कम से कम जो है ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद जो है 50,000 के मल्टीपल में वो लेन देन करेंसी चेस्ट में होंगे। वैसे करेंसी चेस्ट का दौरा करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे आप करेंसी चेस्ट का विजिट करने जाते हैं तो वो एक करेंसी चेस्ट में 165 करोड़ है ना। उस दिन ऐसा लगता है वाह मजा आ गया यार, आज तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुबेर के खजाने में आए। 165 करोड़ देखने में भी अच्छा लगता है। और उस समय जितनी देर आप वो, है ना रामपाल जी, करेंसी चेस्ट में जितनी देर रहेंगे ना, तो ना पॉजिटिव सेल्स बहुत सारे यहाँ पैदा हो जाते हैं शरीर में। हाँ, पैसा ही पैसा दिखता रहता है, मजा आ जाता है। और जो भी काम करते हैं करेंसी चेस्ट में उनको बहुत सारी चीजें कॉशस होके करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज में वहां पर पेनल्टी है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसमें तो आंसर भी देके रखा है। यहाँ पर है, व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ रॉन्ग रिपोर्टिंग बाय द करेंसी चेस्ट टू आरबीआई। करेंसी चेस्ट में डेली जो है रिपोर्टिंग की जाती है 7 बजे। अगर वो कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग हुआ तो वहां पर पेनल्टी होती है रुपीज 50,000। और पॉलिसी ये कहता है कि जो भी पेनल्टी आरबीआई द्वारा दी जाती है वो पेनल्टी बैंक पे नहीं करेगी, वो पेनल्टी कौन पे करेंगे, ईयरिंग ऑफिसर। ठीक है, तो अभी स्नेह प्रसाद जी की पोस्टिंग होगी तो ध्यान रखना ये सब ऑफिसर के, और वो भी ना उनके खाते में सीधा डेबिट कर लिया जाता है कंट्रोलिंग ऑफिस से, क्योंकि आरबीआई से पेनल्टी आती है तो उसका खाता डेबिट कर लेते हैं, तो ये जो है उसका खाता डेबिट होकर उसकी पेनल्टी जो है रिकवर कर ली जाती है। तो स्नेह प्रसाद जी बोल रहे हैं अच्छा है, हम 50,000 रखेंगे ही नहीं कभी, है ना। तो 50,000 नहीं रखेंगे तो ओडी कर देंगे, वो ओडी कर देंगे, फिर कॉमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से फिर जो है वो ब्याज लेंगे। अभी आज ही का केस बता रहे हैं कि एक स्टाफ है, वो एटीएम में गए, है ना राजेश जी, है ना, आप सुन रहे हैं ना। तो गए वहां से और 15,000 निकाल लिए एटीएम से। अब 15,000 निकाल लिए, ये पिछले महीने की घटना है ना, जबकि उनके खाते में बैलेंस था नहीं, एटीएम से गलती से निकल गया, उस दिन एटीएम से पैसे बरस रहे थे, ऐसे 60-70 लोग के निकल गए, उसमें से एक स्टाफ का भी था। पहले 10,000 निकाले तो वह निकल गए, फिर उसके बाद और 5,000 जो है निकाल लिए, 15,000। अब वो उस खाते में पैसा नहीं था, तो अब क्या हो गया, ओडी हो गया। ओडी हो गया ना, खाते में पैसा नहीं आने से डेबिट हो गया। अब जब सैलरी क्रेडिट हुआ तो ब्याज सहित काट लिया, तो वो कंप्लेंट किए कि सर ब्याज कैसे कट गया है। तो भाई आप बताओ, आपके खाते में पैसा नहीं है और आप पैसा निकल गया तो क्या होगा, वो ओडी होगा ना, लोन हुआ ना। और कौन सा लोन हुआ, बिना कागज पत्र के लोन हुआ, मतलब क्लीन ओडी हुआ। और क्लीन ओडी में 18% कॉमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा है, या 30 दिन का लगा लो फिर, तो कट गया। तो ऐसे भी होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे रॉन्ग रिपोर्टिंग ऑफ करेंसी चेस्ट, तो 50,000 काम करके फायदा क्या है। हाँ, ये तो फायदा मतलब बैंकर्स के लिए क्या होता है, ये बात तो है कि आपके हर जो काम करेंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे, गलती होगी तो उसका आपको भरना पड़ेगा, और बैंक के हर एक एक्शन के लिए आप लायबल हैं। अगर कोई कागज में गलती हुई, सपोज आपने लोन देने में गलती हुई और 10 साल बाद कहीं भी पोस्टिंग है, अगर उजागर हुआ तो आपकी जवाबदारी बनती है।
ये हुई ना बात। ऐसा ऐसा घर, स्नेह प्रसाद जी, सभी लोग ना, जितने लोग 50 साथी अभी देख रहे हैं, अभी सब ब्रांच मैनेजर बन जाओगे तो कम से कम किसी एक भारतीय नागरिक के लिए बढ़िया सा मकान बना के देना है। सबसे बढ़िया लोन मुझे लगता है हाउसिंग लोन, सबसे। और 12 महीना होता है ना स्नेह प्रसाद जी, 12 महीना। ये 12 महीना में आप एज ए ब्रांच हेड आप कोशिश करना कि कम से कम 6 लोगों का, ईमानदारी से दिल में हाथ रख के 6 लोगों का, एक साल में 6 लोगों का बढ़िया घर बना के देना। वो भी सेल्फ इनिशिएटिव लेके। अच्छा ग्राहक ढूंढना, सैलरी वाला ढूंढना। जैसे मैं होता तो सबसे पहले स्नेह प्रसाद जी को दे देता, क्योंकि इनकी सैलरी है और ये शादी किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन शादी किया है तो वो भी दोनों जने नौकरी वाले हैं, तो इनको दे देता 50 लाख लोन है, दोनों का सैलरी वगैरह ईसीएस वगैरह सारा चीज कर देता। तो क्या है, एक तो उनको खुशी लगता, बढ़िया सा घर बन गया। तो ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सवाल पूछा गया है कि मैक्सिमम टेन्योर पीरियड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। मतलब कहने का तात्पर्य है ये PMAY से एक सवाल आएगा, और यहाँ पर जो है मैक्सिमम टेन्योर कितना होना चाहिए, ये 20 ईयर्स होना चाहिए। देखो ये किसी ने फाइनेंस किया होगा, कितना बढ़िया घर लग रहा है ना स्नेह प्रसाद, ऐसा। और यहाँ पर एक बैंक का नाम भी लिख देना, वित्त पोषित, ऐसा करके, वित्त पोषित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, ऐसे करके। तो 20 ईयर्स है ये मैक्सिमम टेन्योर फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। EWS का इनकम कितना है, MIG का इनकम कितना है, LIG का, MIG 2, MIG 1, ये इसका पूछ सकता है। फिर उसमें आपके रेट ऑफ जो सब्सिडी है उसको पूछ सकता है, मैक्सिमम सब्सिडी कितना है, 6%। फिर और आखिरी MIG 2 में कितना है, 3%। मैक्सिमम अमाउंट भी पूछ सकता है, तो सब्सिडी में 2,30,000 आखिरी MIG 2 के लिए, और EWS के लिए 2,65,000। ये चीजें आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देख लीजिएगा। अगला सवाल, तो इस सवाल का जवाब आपसे सही है फटाफट। अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना द कंपनसेशन फॉर परमानेंट डिजेबल ऑफ वन हैंड एंड वन आई इज हाउ मच रुपीज। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में पूछा गया है कि अगर परमानेंट डिजेबल हो गए, क्या होता है, परमानेंट डिजेबिलिटी पे पूछा गया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी पे पेमेंट नहीं मिलता, इसमें डेथ पर पैसा मिलता है। कितना है, डेथ पर 2 लाख। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर एक्सीडेंट होता है और उसका एक पैर टूट गया, एक हाथ टूट गया, परमानेंट डिसेबल हो गया, एक हाथ टूट गया, एक आंख जो है चला गया, तो वो परमानेंट डिसेबल होता है। तो ऐसी डिसेबिलिटी पे कोई भी कंपनसेशन, कोई भी क्लेम नहीं मिलता, सीधे सीधे उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मिलेगा। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो लॉकिंग पीरियड कितना है, साधारण मृत्यु पर क्लेम के लिए लॉकिंग पीरियड कितना है, वो है 30 डेज है। पहले वो 45 डेज था, अब वो रिवाइज्ड हो गया, अब हो गया वो 30 डेज। तो अभी कल सवाल आएगा तो आप 30 डेज पर टिक करिएगा, क्योंकि 3 महीना पहले ही ये चेंज हुआ है, पहले 45 डेज था, अब बदल के वो 30 डेज हो गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, सवाल पढ़ देते हैं फिर उसको हिंदी में समझा दूंगा। In the event of dishonor of a check valuing rupees 1 crore and above drawn on a particular account, the drawer on how many occasions during the financial year is bounced due to due to, अगर उसमें अनसफिशिएंट बैलेंस है, then no fresh check book will be issued. Also the bank may consider closing of the current account is discretion। मतलब ये है, अगर कोई करंट अकाउंट आपके यहाँ परिचालित हो रहा है तो 1 करोड़ या उससे ऊपर के चेक साल भर में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी बार डिसऑनर होंगे बैलेंस की वजह से, बैलेंस ना होने की वजह से, तो उसको फ्रेश चेकबुक इशू नहीं किया जाएगा, और बैंक अगर चाहे तो उस करंट अकाउंट को क्लोज कर सकता है। तो ये होगा 4 टाइम्स, कितना होगा, 4 बार। अगर वो वहाँ पर चेक जो बाउंस होता है
1 करोड़ एंड ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको फ्रेश चेकबुक इशू नहीं किया जाएगा और खाते को क्लोज कर दिया जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो प्राय पूछा जा रहा है अभी, कि निम्नलिखित में से कौन सा टूल्स है जो लीगल रिकवरी टूल्स नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ लीगल रिकवरी टूल्स? तो ये हो जाएगा वन टाइम सेटलमेंट। क्या होगा? कंप्रोमाइज सेटलमेंट। तो जब भी समझौता के तहत सेटलमेंट किए जाएंगे तो वो लीगल टूल्स नहीं होगा, वो लीगल रिकवरी के मीन्स नहीं होगा। तो ये हो गया कंप्रोमाइज टूल। अब आता है ये सवाल बहुत ही पॉपुलर, कि द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट क्रॉप इन ए डिस्ट्रिक्ट इज डिसाइडेड एवरी ईयर। तो स्केल ऑफ फाइनेंस जो है कौन डिसाइड करता है? स्केल ऑफ फाइनेंस इज डिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी। कौन डिसाइड करता है? स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी डिसाइड करता है स्केल ऑफ फाइनेंस को। और हर जिले में जो स्केल ऑफ फाइनेंस होते हैं अलग अलग फसल के लिए डिसाइड किए जाते हैं, और फिर उसके बाद भारत में उन्नत कृषि और जो खेती करने वाले जो किसान हैं उनके उनकी पैदावार में बढ़ोतरी हो उसके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, और साथ में उनको जो कृषकों की आय है उसमें वृद्धि हो इसलिए उनको जो है वित्त पोषण का कार्य किया जाता है। और ये जो सुनिश्चित करने वाला क्रॉप जो है स्केल ऑफ फाइनेंस वो काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल नंबर 19, पीरियड फॉर केवाईसी अपडेशन ऑन लो रिस्क कस्टमर। पीरियड फॉर केवाईसी अपडेशन ऑन लो रिस्क कस्टमर। तो लो रिस्क कस्टमर के लिए जो केवाईसी अपडेशन होगा वो कितना होगा? 10 ईयर के लिए होगा। अगर मीडियम रिस्क के लिए मीडियम रिस्क के कस्टमर हैं तो उनके लिए री केवाईसी कब की जाएगी? मीडियम रिस्क के हैं तो 8 साल। और अगर हाई रिस्क के कस्टमर हैं तो कब होगा? वो होगा 2 साल, वो होगा 2 साल। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, इन CGTMSE स्कीम MSME रिटेल इज कवर अप टू हाउ मच एक्सटेंट? यहाँ पर पूछा गया है कि CGTMSE स्कीम में जो रिटेल ट्रेड्स होते हैं उनको मैक्सिमम जो कवरेज है कवर्ड है, कितने रुपए के लोन को मैक्सिमम कवरेज दिया जाता है रिटेल के लिए? तो रिटेल के लिए है वो 1 लाख। तो CGTMSE के लिए 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो है मैक्सिमम कवरेज, आप लोन अंडर CGTMSE बोलेंगे, कॉमन सवाल रहेगा तो 2 करोड़ होगा मैक्सिमम। अगर रिटेल की बात करेंगे तो मैक्सिमम कितना होगा? 1 करोड़ होगा। अगर ये 1 करोड़ जो रिटेल है इसमें कवरेज, अगर कवरेज की बात करी जाए तो कितना होगा? 50% कवरेज है इसमें, 50 लैक्स कवरेज है। कितना इसका? 50 लैक्स। अब और एक सवाल और पूछता है कि RRB के लिए कितना कवरेज है? तो RRB के लिए कितना लोन है? वो है रुपीज मैक्सिमम लोन अंडर CGTMSE स्कीम फॉर रीजनल रूरल बैंक इज 50 लैक्स। वो कितना है? 50 लैक्स। वो कितना होगा? 50 लैक्स। तो अभी और सवाल है, ये स्लाइड बंद होके फिर और सवाल लेके आऊँगा। केवल 2 मिनट का ब्रेक लेंगे या 3 मिनट का ब्रेक लेंगे। अगर आप लोग तैयार हैं तो और सवाल कर लेंगे, 50 सवाल और हैं मेरे पास, तो वो कर लेंगे जो कल आने के लिए आपको फटाफट मदद मिलेगा। और जरा रेडी हैं तो 1-2 साथी जो है कमेंट कर दें, तो 2 मिनट का ब्रेक करके हम लोग जो है। हाँ जी, खीम सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, तैयार हैं? सर नमस्ते हैं। नमस्ते हैं। सर हाँ हाँ सर, करते हैं सर। अच्छा, तैयार है ना? सर हाँ सर जी जी सर। बढ़िया है फिर, है ना? तो एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दूसरी स्लाइड करेंगे। उसमें चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें और रेडी है। पूरी रात रेडी है बोल रहे हैं ना, ये है अपने टाइप का। विजय रजक जी बोल रहे हैं पूरी रात रेडी है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन में कुछ लिखा है, ना समझ ही रहते तो अच्छा था, उलझने बढ़ गई जब से समझदार हो गए, है ना? तो बचपन में कितना अच्छा लगता था, हमको कोई समझ में नहीं आता था कहाँ जाना है। हम स्नेह प्रसाद बोलते चलो वहां पर, तो चलो बोलता था, तो समझ में नहीं कहाँ चलना है।
तो नासमझ रहते तो अच्छा था, उलझने बढ़ गई हैं जब से समझदार हो गए। अब बैंक में नौकरी लग गई है, समझदार हो गए हैं, तो हर जगह टेंशन, एनपी बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जीवन हमेशा दूसरा मौका देता है, जिसे कल कहते हैं, और कल मौका दिया है आपको मैनेजर बनने का, तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। देखो हाथ बढ़ाया हमने, जब हमने हाथ बढ़ाया है तो आप लोगों को भी वो हाथ का पूरा साथ देना है, उसको कंप्लीट करना है कल एग्जाम में। तो बिल्कुल 4 मिनट, 2 मिनट और वेट करिए, मैं स्क्रीन पर आपको लाता हूँ, फिर हम लोग सवाल साझा करेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। तो आ गए स्नेह प्रसाद जी। चलिए, तो अभी हम लोग फिर फटाफट सवालों का सिलसिला चालू करते हैं, जिससे काफी सवाल जो है आपके कल के प्रमोशन एग्जाम में आएंगे, है ना। स्नेह प्रसाद जी बोल रहा है कि सर, मोहब्बत करने से रातों की नींद टूट जाती है। कि मोहब्बत करने से रातों की नींद टूट जाती है, कोई हमसे भी मोहब्बत करे क्योंकि बहुत नींद आती है है ना। कि मोहब्बत करने से रातों की नींद टूट जाती है। तो स्नेह प्रसाद जी बोल रहे हैं, सर कोई हमसे भी मोहब्बत करे क्योंकि यार सर बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है। तो ठीक है भाई स्नेह प्रसाद जी, आपसे भी मोहब्बत हो जाएगी किसी की, आपको भी मोहब्बत हो जाएगी, फिर आप रात भर जागते रहना, है ना। फिर फिर आप बोलोगे कि उस रात से क्या सिकवा जिसमें नींद नहीं आती। उस रात से क्या सिकवा जिसमें नींद नहीं आती, कसूर तो उस चेहरे का है जो हमें रात भर सोने नहीं देती, हमें रात भर सोने नहीं देती, है ना। तो चलिए, आज बहुत सारे साथी रात भर तैयार हैं, तो सवाल लेके मैं भी तैयार हूँ। तो देखते हैं जितनी देर आपकी मोहब्बत साथ देती है
उतनी देर हम लोग सवालों का सिलसिला करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और इसको थोड़ा अलग मोड में मैं इसको ले जा रहा हूँ। आप लोग को से निवेदन है कि स्क्रीन को टच नहीं करेंगे, मैं दूसरे मोड में इसको ओपन कर रहा हूँ, तब ठीक रहेगा। बेसिक मोड में ले जा रहा हूँ इसको। हाँ, तो आप थोड़ा क्लियर आपको दिख रहा है? स्नेह प्रसाद थोड़ा थम्स अप कर देंगे, आपको दिख रहा है जो चीजें स्क्रीन पर दिख रही हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, तो अभी इस मोड पे हम लोग करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर हम लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर ऐसा आंसर भी आ जा रहा है, ये तो फिर तो उसमें कर सकते हैं। चलिए, इसमें नहीं, स्टैंडर्ड में नहीं हो रहा है, ठीक, इसमें कर लेते हैं। इसी मोड में करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसमें लेकिन पूरा आंसर भी आ रहा है आपका, पहले ही आंसर दिख रहा है, उतना सेट नहीं कर पाया मैंने, तो चलेगा, आंसर भी एक साथ दिख जा रहा है। वैसे तो आंसर नहीं दिखने से क्या होता है, आंसर नहीं दिखने से थोड़ा आपकी तार्किक क्षमता, मतलब आपके मस्तिष्क पे लोड आता है, और मस्तिष्क जो है वो जहां पर उसका सवाल छुपा हुआ है वहां तक पहुंचने का कोशिश करता है। एक बार जरा मैं इसको क्लोज करके थोड़ा ट्राई करके देखता हूं, अगर 2 मिनट। चलिए, अभी नहीं हो रहा है, समय लगेगा, ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, कॉमर्शियल बैंक्स आर मैंडेटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर विथ आरबीआई अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन। तो इसको तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल जो है मोस्ट पॉपुलर रेंज में है, अंडर सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट। तो जो सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए उसकी जो व्याख्या की गई है, वो उसके जो दिशा निर्देश दिए गए हैं अंडर सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट। और जो एसएलआर है, एसएलआर का जो किया गया है वो किसमें किया गया है? एसएलआर की जो व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला क्या है कि कॉमर्शियल बैंकों को मैंडेट किया गया है कि वो कैश के रूप में कुछ राशि जो है बैंकों के पास रखें, रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में रखें। वो है अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। कितना देखो, 42 और 24 एकदम कंफ्यूजिंग कर दिया है, तो आपको याद रखना है, सीआरआर है तो आरबीआई एक्ट, एसएलआर है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। SLR is required to maintain by the commercial banks as per which act and section? तो अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये SLR है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा फास्ट मोड में चल रहे हैं आप लोग के साथ। अच्छा, हाँ, महेश कुमार जी बोल रहे हैं कि सीआरआर जो कैश में रखा जाता है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए, ये जो सिंगल डे मिनिमम सीआरआर इज टू बी मेंटेन बाय बैंक्स अगेंस्ट फोर्टनाइटली एवरेज सीआरआर रिक्वायरमेंट। तो ये 90% है शशि जी, पहले ये 80% इसलिए कर दिया गया था, वो कोविड की वजह से कर दिया गया था, अभी रिस्टोर कर दिया गया 90%।
मतलब CRR बैलेंस को जो मेंटेन किया जाएगा फोर्टनाइटली एवरेज बेसिस पे 90%, 80% कोविड को देखते हुए उसको किया गया था, लेकिन अभी ये 90% हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इंटरेस्ट आप गिवन बाय द RBI फॉर CRR बैलेंस केप्ट बाय बैंक्स। जो भी कैश के रूप में पैसा रखा जाता है रिजर्व बैंक के पास बैंकों द्वारा, उसमें कितना इंटरेस्ट दिया जाता है ये पूछा गया है, और वो इंटरेस्ट दिया जाता है जीरो इंटरेस्ट दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट दिया नहीं जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, रेपो सेल बी अंडरटेकन फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ हाउ मच डे एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मच ईयर। तो यहाँ पर रेपो जो है, रेपो सेल बी अंडरटेक, जो रेपो रेट्स होते हैं वो मिनिमम 1 डे के होते हैं और मैक्सिमम जो है 1 ईयर के होते हैं, जिसमें जो रेपो के आधार पर रिजर्व बैंक जो है बैंकों को लोन देती है, इस उद्देश्य से कि जब उनको ज़रूरत पड़ेगा तो उसको जो है वो खरीद लेगा वापस, उसको रिवर्स रेपो कहते हैं। तो रेपो जो है वो मिनिमम 1 डे के लिए तैयार होता है और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए तैयार होता है। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इन NI एक्ट। तो NI एक्ट में ज़्यादातर शुरू में 147 एक्ट में सेशन थे NI एक्ट में, लेकिन 148 जो है ये अभी एक बढ़ा है, इसको 148 है। तो ये सवाल जो है एक या 2 एग्जामिनेशन में पूछे गए, ये है अंडर सेक्शन के, मतलब NI एक्ट में कितने सेक्शन है, वो है 148। 4% जो है CRR, करंट CRR की बात हो रही है 4%, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट की बात हुई थी कि CRR जो बैलेंस रखा जाता है वहाँ पर, प्लीज टेल मी अबाउट द परमानेंट डिजेबिलिटी। आई थिंक ये 1 लाख होता है सर, प्लीज क्लेरिफाई, वेटिंग पीरियड इज ऑल्सो प्लीज। ये जो सवाल था जो हमने अभी चर्चा करी, वो सवाल जो है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में था। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सिर्फ मृत्यु पर पैसा मिलता है, एक्सीडेंट पर पैसा नहीं मिलता है, इसलिए वहां पर 0 है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में अगर सवाल आएगा तो आप वहां पर जो परमानेंट डिसेबिलिटी में 2 लाख लिखेंगे और पार्शियल डिसेबिलिटी में 1 लाख लिखेंगे। लेकिन सवाल स्क्रीन पर देखिए, वैसे तो होता है एग्जामिनेशन में, वो इस तरह का घुमा देता है, फिर हमें लगता है कि हम तो सही करके आए, कैसे गलत हो गया। तो सवाल आप पढ़िएगा, सवाल ये था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और वो सिर्फ मृत्यु पर ही मिलता है, और सवाल पूछा गया था परमानेंट डिसेबिलिटी पे, और परमानेंट डिसेबिलिटी पे 0 होगा। ओके, अब बात करते हैं अगला सवाल, हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड फॉर कैलकुलेशन for due date in case of usance promissory note and bill of exchange as per section 22 of NI Act। तो जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है वो यूजांस बिल में दिया जाता है, यूजांस बिल में वो 3 डेज है, 3 डेज है यूजांस बिल में। तो आप सभी साथियों को याद भी होगा कि बिल का ड्यू डेट कैसे निकालना है, 2-3 वीडियो भी मैंने डाला है। और ये एक सवाल है, देखिए, if maturity date of a bill falls on public holiday then the bill will become payable on which day। तो यहाँ पर पूछा गया है अगर मैच्योरिटी डेट, किसी बिल का मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलिडे के दिन पड़ता है तो उसका जो पेमेंट है वो नेक्स्ट प्रीसीडिंग जो बिजनेस डे पे होगा। तो जब भी बिल ड्यू होगा और वो पब्लिक हॉलिडे में होगा तो उसका जो ड्यू होगा नेक्स्ट प्रीसीडिंग जो है बिजनेस डे में होगा, वर्किंग डे में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पिछला दिन में होगा, प्रीवियस डे में होगा, प्रीवियस डे में होगा, इसका मतलब होता है पिछला बिजनेस डे में होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये जरा याद कर लीजिएगा, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर अवेलेबल अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ NI एक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट वेयर अल्ट्रेशन इज नॉट अपेरेंट। अगर कोई चेक आपके पास प्रेजेंट होता है और उसमें कोई मटेरियल अल्ट्रेशन किया गया है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतनी सूक्ष्मता से उसमें अल्ट्रेशन किया गया है, तो ऐसे चेक के भुगतान करने में अगर गलती हो जाती है तो यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है बैंकर्स को, और वो प्रोटेक्शन देता है अंडर सेक्शन 89 ऑफ NI एक्ट। वो कौन देता है,
तो उसमें अंडर सेक्शन 89 ऑफ एनआई एक्ट, ये तो याद करना ही होगा, इस सेक्शन को याद कर लीजिए। जहां भी मटेरियल अल्ट्रेशन हुआ, मटेरियल अल्ट्रेशन इन करेंसी चेस्ट में पेनल्टी 5000, इन केस ऑफ रिपीट 10,000। हमारे गोविंद सिंह जी लिखते हैं सही बात है, करेंसी चेस्ट में 5000 क्या है, किस लिए पेनल्टी है कि अगर आप में सेवा में कोई कमी पाई गई, सीसीटीवी फुटेज नहीं चल रहा है तो 5000, रिपीट केस में 10,000। लेकिन जो सवाल स्क्रीन पर मैं लाया था वो 50,000 क्या है, रॉन्ग रिपोर्टिंग। रॉन्ग रिपोर्टिंग, करेंसी चेस्ट में आपका पैसा है 160 करोड़ और आप रिपोर्टिंग कर दी 150 करोड़, कितना रुपए पेनल्टी होगा, 50,000 की पेनल्टी है। ठीक है, तो दोनों सवाल थोड़ा अलग अलग है गोविंद जी, आप देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर्स अवेलेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट 89, इसको याद रख लीजिए। मटेरियल अल्ट्रेशन हुआ, नहीं दिख रहा है, तो सर पेइंग बैंकर और कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है? पेइंग बैंकर वो होता है जो उस चेक का भुगतान करता है ना। देखिए, पेइंग बैंकर कौन होगा, जो चेक का भुगतान करेगा, और कलेक्टिंग बैंकर कौन होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से हैं, तो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में अगर कोई चेक जमा करता है और आप उसको कलेक्शन के लिए भेजते हैं, तो कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो आप कलेक्टिंग बैंकर हैं, आप कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टेट बैंक का चेक दिया है, स्टेट बैंक पेइंग बैंकर हुआ, जो पे करेगा वो पेइंग बैंकर है, जो कलेक्ट करेगा वो कलेक्टिंग बैंकर है ना, सिंपल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, अगला सवाल, ये प्रोटेक्शन है 89 याद हो गया मटेरियल अल्ट्रेशन में। अगला प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर इज अवेलेबल अंडर व्हिच सेक्शन है। कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए उसको कोई क्रॉस चेक मिला है या अकाउंट पे ही चेक मिला है, अगर उसका कलेक्शन करता है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसकी क्या गलती है, वो तो पेइंग बैंकर की गलती होगी, कलेक्टिंग बैंकर को वो प्रोटेक्शन होगा अंडर सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बफरिंग कर रहा है, स्नेह प्रसाद जी थोड़ा बफरिंग कर रहा है, क्लियर है ना? अच्छा, चेक डेटेड प्रियर टू ओपनिंग ऑफ अकाउंट कैन बी, ये सवाल पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि अगर कोई चेक जो है खाता खोलने के पहले की तारीख का प्रस्तुत हो गया तो आप पे करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब खाता खुला है 1 अप्रैल 1 अप्रैल को तो बंद रहता है बैंक, मतलब 3 अप्रैल 2022 को खाता खोला है और चेक देता है, वो आपका चेक देता है मार्च का देता है, 1 मार्च का चेक देता है, तो पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे अगर वो और भी तरीके से ऑर्डर में है। पेड इफ अदरवाइज इन ऑर्डर, अदरवाइज इन ऑर्डर मतलब डेट सही लिख, मतलब वो 3 महीने के अंदर हो, उसमें पैसा हो, सही तरीके से ऑर्डर में हो, तो उसमें पेमेंट करेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एडिशन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस इज मस्ट इन केस ऑफ व्हिच टाइप ऑफ क्रॉसिंग। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि जनरल क्रॉसिंग क्या है ना, जनरल क्रॉसिंग क्या है, तो आप लोग लिखते हैं ना कि 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन इन द फेस ऑफ चेक इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। अगर किसी चेक के फेस में 2 पैरेलल लाइन दिए गए हैं तो वो जनरल क्रॉसिंग कहलाएंगे, और ऐसे चेक्स का पेमेंट नगद नहीं किए जाएंगे, ऐसे का खाते में ही भुगतान किया जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एज पर सेक्शन 129 ऑफ एनआई एक्ट, इफ ए बैंक पेज ए चेक इन वायलेशन ऑफ क्रॉसिंग चेक इट विल बी लायबल टू whom। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि अंडर सेक्शन 129 ऑफ एनआई एक्ट, 129 धारा के जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, अगर बैंक कोई क्रॉसिंग चेक है उसका नगद भुगतान कर देता है तो बैंक किसके प्रति लायबल होगा, तो बैंक लायबल होगा उस चेक के ओरिजिनल मालिक, ट्रू मालिक, मतलब ट्रू ओनर ऑफ द चेक, मतलब ड्रॉयर ऑफ द चेक के ऊपर जो है लायबल होगा। अगर ड्रॉयर जिसने चेक को काटा है, अगर वो क्रॉसिंग डायरेक्शन भेजा है लेकिन काउंटर में नगद भुगतान हो गया, तो बैंक विल बी लायबल टू ट्रू ओनर ऑफ द चेक, उसके जो ड्रॉयर है उसके लिए लायबल हो जाएगा, बैंक को पैसा देना पड़ेगा। अब बात करते हैं पनिशमेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड।
अगर कोई चेक जो है डिसऑनर होता है इनसफिशिएंट फंड की वजह से, तो क्या पनिशमेंट है? फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और बोथ। अगर कोई चेक डिसऑनर होता है तो पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है कि जितने का अमाउंट ऑफ चेक है उसका ट्वाइस जो है वो ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक फाइन हो सकता है, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और बोथ, 2 साल के कैद जेल की सजा हो सकती है। तो 2 साल की जेल की सजा या जितने की चेक की राशि काटी गई है उसका 2 गुना फाइन हो सकता है। ये पनिशमेंट चेक डिसऑनर होने पर अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। बहुत बढ़िया स्नेह प्रसाद जी। अगला है कि चेक जो है डिसऑनर होने के जो है क्या क्या कंडीशन होते हैं, कंडीशन कैसे होते हैं, कैसे चेक डिसऑनर होते हैं, उसके कंडीशन के बारे में पूछा गया है। चेक जो है विद इन वैलिडिटी पीरियड प्रेजेंट होना चाहिए, चेक प्रेजेंटेड विद इन इट्स वैलिडिटी पीरियड, चेक हैड बीन रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन। चेक हैज बीन रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? चेक जो है किसी लेन देन के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, कोई सामान लिया हो, कुछ लिया हो और उसके आधार पर दिया गया हो। पेई डिमांड्स द ड्रॉयर विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक रिटर्न मेमो। चेक बाउंस होता है और उसके 30 दिनों के अंदर वो जो है डिमांड करे, एक लीगल नोटिस दे। और ड्रॉयर फेल्स टू मेक पेमेंट विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, और ऐसा नोटिस मिलता है तो वो नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर अगर ड्रॉयर जो है पैसा नहीं दे पाता है, तब जाके वो अंडर सेक्शन 138 लगाता है और फिर उसको सजा के लिए जो है वो कोर्ट में दावा दायर करता है। तो ये कंडीशन है, चेक जो वैलिडिटी पीरियड में होना चाहिए, कोई कंसिडरेशन में होना चाहिए, फिर जो है चेक बाउंस होने के बाद 30 days के अंदर उसको रिटर्न मेमो देना चाहिए, और 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं आता है उसका या पेमेंट नहीं आता है तो उसको जो है ये 138 के तहत उसको जो है दावा दायर कर सकते हैं। अब आता है चेक सेंट फॉर कलेक्शन एंड रिटर्न अनपेड शुड बी रिटर्न टू द पेई विद इन हाउ मच टाइम। मतलब अगर कोई चेक कलेक्शन के लिए गया है और वो चेक कलेक्शन के लिए गया है तो वो रिटर्न हो गया है, तो कितने समय के अंदर आपको जो है उसको वापस देना है? वो देना है 24 आवर्स के अंदर ग्राहक को वापस देना है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि बैंक शुड कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ अकाउंट, पीरियोडिसिटी बीइंग एटलीस्ट वंस इन हाउ मेनी मंथ्स। ये सवाल जो है हायर स्केल में ज़्यादा पूछा जाता है, स्केल 1 से 2, 2 to 3 में पूछा जाता है कि बैंकें जो हैं अपने रिस्क के जो अकाउंट हैं उनको रिव्यू करते हैं कि वो कौन से रिस्क कैटेगरी में होंगे, और ये रिव्यू जो होगा वो होगा हाफ ईयरली होता है, 6 मंथली होता है। तो रिव्यू जो है 6 मंथली होता है जिसमें ये देखा जाता है कि कौन से रिस्क में आते हैं। तो रिव्यू की बात आई तो 6 मंथ में टिक कर दीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सवाल तो आप सब सभी जानते होंगे कि पीरियाडिक अपडेशन किया जाता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का। पीरियाडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट शैल बी कैरिड आउट एटलीस्ट वंस इन एवरी हाउ मेनी ईयर्स फॉर हाई रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क। तो जो भी कस्टमर है उनका हमको केवाईसी रिव्यू करना होता है, वो रिव्यू पीरियडिसिटी 6 मंथ है, लेकिन री केवाईसी लेना होता है, दोबारा से केवाईसी लेना होता है। हाई रिस्क के कस्टमर है तो 2 साल, मीडियम रिस्क के कस्टमर है तो 8 साल, और लो रिस्क कस्टमर है तो 10 साल। इसमें जो है आपको उनके री केवाईसी लेनी होती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अंडर केवाईसी गाइडलाइन बैंक्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, वाउचर्स एंड आइडेंटिफिकेशन डिटेल आफ्टर क्लोजर ऑफ अकाउंट फॉर एटलीस्ट व्हाट पीरियड ऑफ डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्लोजर ऑफ द अकाउंट। तो ये रिवाइज केवाईसी गाइडलाइन जारी हुआ जिसमें बैंकों को निर्देश दिए गए कि जो बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 5 साल के लिए प्रिजर्व होने चाहिए, ताकि उनकी ज़रूरत अगर कोई इन्फोर्सिंग अथॉरिटी या कोर्ट ऑफ लॉ के मुताबिक उनको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना पड़े तो बैंक से वो ले सकें।
तो वो समय है 5 ईयर। अगला सवाल पूछा गया है, CTR is to submitted within CTR is submitted to which agency by 15th of the succeeding month। यहाँ पूछा गया है CTR जो है 15 दिनों के अंदर सबमिट किया जाता है महीना खत्म होने के। जो महीना खत्म हुआ उसके 15 दिनों के अंदर सबमिट किया जाता है, और ये किसे सबमिट किया जाता है ये पूछा गया है। तो CTR is to submitted to FIU। FIU मतलब ये पूछा जाता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। अब यहाँ पर अगला सवाल जो पूछा गया, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यहाँ पर पूछा गया है मिनिमम मेंबर विल बी 2, मैक्सिमम विल बी 200। और जो अभी कंपनी लॉ के मुताबिक जो एक और पूछता है कि पार्टनरशिप के लिए, तो पार्टनरशिप के लिए कितना मैक्सिमम है? पार्टनरशिप के लिए वो है 50 मैक्सिमम किया है। पहले वो 100 थे लेकिन उसको जो है 50 कर दिया है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर उससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा तो 50 कर दीजिएगा। अब आते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम जो है 7 होंगे और मैक्सिमम जो है कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है। अगला है बैंक कैन पे डिफरेंशियल इंटरेस्ट ऑन एसबी डिपॉजिट अबव हाउ मच रुपीज। तो बैंकों को एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो कितने रुपए के डिपॉजिट से ऊपर में अगर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं, वो है ₹1 लाख एंड अबव। तो ये इसके लिए डिफरेंशियल रेट ऑफ जो इंटरेस्ट जो है वो पे कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल देखिए, इफ ए कस्टमर इज सेविंग एनी अदर सेविंग अकाउंट इन द बैंक, he/she will be required to close it within how many days from the date of opening up basic saving bank deposit account। अगर कोई कस्टमर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलता है तो उसके दूसरे जो खाते हैं वो 30 दिनों के अंदर बंद करने होते हैं, 30 दिनों के अंदर। सर अगला क्वेश्चन सवाल, हाँ सर जी, क्वेश्चन पूछे ना सर, क्वेश्चन ऐसे ही पूछिए सर, क्वेश्चन मत दिखाइए। क्वेश्चन नहीं दिखाऊं? तो स्लाइड नहीं दिखाइए, क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद स्लाइड दिखाइए। कैसे? मैंने समझा, क्वेश्चन दिखेगा ना। आंसर दिखाने के लिए मना कर रहे हैं शायद। हाँ तो स्लाइड आंसर, स्लाइड बाद में अच्छा, दिखाइए, आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। आंसर नहीं दिखाऊं बोल रहे हैं? आंसर क्वेश्चन कुछ मत दिखाइए, क्योंकि साथ में दिख रहा है ना, तो आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दीजिए। ओके, ठीक है, वैसा कर लेते हैं। टाइम मुझे सर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, पहले वाला ही चलेगा। टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप हाँ सर, गड़बड़ हो एक जाएगी काम करते सारे। हैं, मैं ना इसको अभी ग्रुप में डाल देता हूँ सारे को, आप रीड कर लीजिए पीडीएफ बना के, ठीक है? 100 क्वेश्चन है, इसको पीडीएफ बना के डाल देता हूँ, फिर आप लोग जो है सही लगेगा उसमें पढ़ लीजिएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया, मुझे भी लेट हो गया। और डिस्कशन करने से अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा आज आने में थोड़ी देरी हो गया और थोड़ा हाँ। लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी सेशन यही समाप्त करते हैं। कुछ डिस्कशन ये पीडीएफ है, मैं अभी तुरंत आप लोगों को दे दे रहा हूँ। तो कितने लोग जुड़े हुए हैं, इनको ग्रुप में तो एक साथ पीडीएफ जाएगा नहीं, मतलब इतने में ग्रुप में नहीं जाएगा, तो मैं आपको जो ग्रुप बना हुआ है उसमें पीडीएफ अभी तुरंत साझा कर दे रहा हूँ। और भी कुछ चीज़ें साझा करने वाली हैं जो अभी मैं इम्पोर्टेंट अभी साझा कर देता हूँ। तो आप सभी के अच्छे एग्जाम जाएगा उसके लिए प्रार्थना कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये सेशन समाप्त करेंगे। फिर मैं आपको ये तुरंत अभी साझा कर दूंगा। थोड़ा मेरे साथ थोड़ा प्रार्थना कर लीजिए। अब सीधे तरीके से बैठ जाएंगे
दोनों जो आपके पैर हैं जमीन पर होने चाहिए। मन को थोड़ा शांत कर लीजिए, अपने आराध्य देव को याद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और एक जगह स्थिर हो जाइए और ध्यान थोड़ा केंद्रित करिए अपने मन मस्तिष्क पर और मेरे कहे हुए शब्दों के साथ आप अनुसरण करिएगा और अपने आराध्य देव को याद करिए। जो भी जिस भगवान को मानते हैं उसको मन में केंद्रित करते हुए सच्चे और पवित्र मन से उस भगवान को याद करिए, उसकी शरण में जाइए और मेरे साथ मन ही मन दोहराइए कि हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका मैं बहुत धन्यवादी हूँ। आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे शक्ति देने के लिए, मेरे मन में उत्साह भरने के लिए, मुझ में साहस देने के लिए, मुझे सफलता के करीब लाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं सफलता के बहुत करीब पहुंच रहा हूं। मुझे विश्वास आ रहा है कि इस सफलता का असली हकदार मैं हूं। मुझे मेहनत में दिशा दिखाने के लिए, मुझे सफलता के बहुत ही नजदीक लाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे रोज को योग में बदल देना, मेरे रोज को योग में बदल देना, मेरे रोग को निरोग में बदल देना, मुझे सफलता दिला देना, मुझे एक नई पहचान दिला देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे जीवन को एक पहचान दिला देना। आपने मुझे सब कुछ दिया, मुझे सफलता के करीब पहुंचा दिया। आपसे प्रार्थना है कि कल एग्जाम के समय आप मेरे साथ रहेंगे। पिछले दिनों जैसे आपने साथ दिया, कल उन प्रश्नों के उत्तर आपसे मैं निवेदन के साथ उन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करूंगा कि आप मेरे साथ रहेंगे। आपने मुझे साहस दिया और उस साहस की परीक्षा के समय आप मेरे साथ रहेंगे। ऐसी विनम्र प्रार्थना के साथ मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपको पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। अपने हाथों को थोड़ा सा घर्षण करिए और उस घर्षण को अपने आँखों से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को आप खोल सकते हैं और अपने साथ जो है बहुत सारी शक्ति और ऊर्जा को जो आपने पिछले दिनों आपने तय किया है, जो पढ़ा है, उसको याद करते हुए कल के एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार रहिएगा और पूरी जो चीज़ें हैं सब चीज़ आएंगी जो पढ़े हुए हैं, ये भरोसा रखिएगा। अभी फटाफट सेशन जो है हम लोग यहीं समाप्त करके मैं आपको ये क्वेश्चन, ये PDF साझा कर दूंगा और भी कुछ चीज़ें हैं उनको साझा करूंगा। थोड़ा सा मेहनत करके देख लीजिएगा और देख के फिर आप स्मरण करते हुए सो जाइएगा। आपको सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। क्या हुआ, जो कुछ बलाएं साथ हैं, उन अंधेरों को फतह कर लेंगे हम, क्योंकि रोशनी की कथाएं साथ हैं, रोशनी की कथाएं साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। बस एक निवेदन के साथ आपसे विदा ले रहा हूं। जिस साथी को PDF नहीं मिलेगा मुझे WhatsApp में पिंग कर दीजिएगा, मैं तुरंत आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कल की सफलता के लिए शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।